नमस्कार, श्योर सक्सेस में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको सी टेट, यूपी टेट प्राइमरी लेवल, जूनियर लेवल, सुपर टेट प्राइमरी और जूनियर लेवल, टीजीटी सोशल साइंस, पीजीटी हिस्ट्री, सिविक्स, क्लास 9-10 के सोशल साइंस, क्लास 11-12 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जैसे विषयों की तैयारी के लिए वीडियोज़ मिलेंगे। सोशल साइंस के अंतर्गत आज हम ज्योग्राफी की अपनी सीरीज शुरू कर रहे हैं और इसमें आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं जिस टॉपिक की, वो टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी स्टूडेंट के लिए जो सोशल साइंस में ज्योग्राफी का अध्ययन करना चाहता है। साथ में जो लोग हिस्ट्री का भी अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए भी इस टॉपिक को जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम उसकी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या वहाँ जो सभ्यता या संस्कृति है उसके बारे में भी बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये जो हमारा वीडियो है, ये छोटा सा वीडियो है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको बहुत इंटरेक्टिव तरीके से आपको समझाऊँ और आखिर में इसको समझाने के बाद मैंने आपके लिए अभ्यास प्रश्नों की एक सीरीज़ भी तैयार की है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ये सीरीज़ आप केवल तभी हल कर पाएंगे जब आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखेंगे। अगर आप बीच में मिस कर देंगे तो निश्चित ही है कि आपको इन अभ्यास प्रश्नों को या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए इन सवालों को हल करने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक पूरा देखें। तो चलिए, बगैर समय को वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप। अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो भारत के जो भौतिक स्वरूप हो उसको हम 6 भागों में विभाजित करते हैं कि उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग, दक्षिण का पठार, थार का मरुस्थल, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह में हम इसको विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, एक एक करके हम इन सब की स्पेशलिटीज़ को जानेंगे, इनके फीचर्स को जानेंगे कि क्या क्या फीचर्स इसमें देखने के लिए हमको मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है उत्तर का पर्वतीय भाग। यहाँ आप जो पिक्चर है उसको भी बहुत ध्यान से देखेंगे। जो हमने यहाँ पर पिक्चर डाली हुई है इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। जो ब्राउन शेप में आपको जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, जो टॉप पर आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ये हमारा हिमालय है, हिमालय रेंजेस हैं, हिमालयन रेंजेस हैं। भारत के पश्चिम से लेकर के पूर्व तक, उत्तर की तरफ, उत्तर पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व का जितना भी हिस्सा आपको ये दिखाई दे रहा है ये हिमालय की रेंजेस हैं। इनको हम हिमालय पर्वत श्रृंखला कहते हैं। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। ये ज़्यादातर यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बर्फ़ पाई जाती है, इसलिए हम इसे हिमालय यानी बर्फ़ के घर के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसके भौतिक स्वरूप का अध्ययन करना चाहें तो हम मेजरली इसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं हिमालय को। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है हिमाद्री श्रेणी, तीसरा आपका हिमाचल श्रेणी और चौथा शिवालिक है। यहाँ फिलहाल इस स्लाइड पर हम ट्रांस हिमालय और हिमाद्री श्रेणी की चर्चा कर रहे हैं। अगली स्लाइड पर आपको हम हिमाचल और शिवालिक के बारे में भी बताएंगे। तो जो सबसे पहला भाग है वो है ट्रांस हिमालय। अगर ट्रांस हिमालय की हम चर्चा करें तो ये उत्तर पश्चिम इलाका, जो हिमालय का उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। आप यहाँ चित्र पर अगर देखना चाहें तो ये जो इलाका देखिए, मैं आपको यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ, ये वाला जो इलाका है, ये इलाका हमारा जो है उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है। इसको हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आपको काराकोरम, लद्दाख और कैलाश रेंजेस देखने के लिए मिलेंगी। कैलाश रेंजेस आपको दिखाई दे रही होंगी। और इसी ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसे हम K2 के नाम से जानते हैं, ये यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो K2 है वो ये है ना, ये K2 पर्वत श्रेणी है। K2 8611 मीटर की है, काराकोरम रेंजेस में ये पाई जाती है। ठीक है, यहीं पर इसी के ठीक नीचे अगर आप देखना चाहें तो ठीक इसी के नीचे ये रेड कलर से, यहाँ से मैंने आपको दोबारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पर्वत श्रेणी है इसको हम नंगा पर्वत के नाम से जानते हैं। इसी स्लाइड पर आपको राइट हैंड नीचे कॉर्नर पर एक हमने पूरी लिस्ट बनाई हुई है पर्वत शिखरों के नाम, देश का नाम और ऊंचाई के नाम से। यहाँ पर आपको नंगा पर्वत का डिटेल मिल रहा है। ये एक्चुअली भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित एक पर्वत एक सबसे ऊंची चोटी है, एक ऊंची चोटी है जिसकी हाइट 8126 मीटर है। यानी अगर हम देखें तो माउंट एवरेस्ट
K2 कंचनजंगा के बाद नंगा पर्वत, ये चौथे नंबर पर आपका आ रहा है और इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर की हाइट है। और ये जो पर्वत श्रेणी है ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, और हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ये रेंज पड़ती है, इसलिए इसे हम भारत की श्रेणी के अंदर नहीं गिनते हैं। दूसरा, अब अगर हम चर्चा करना चाहें तो हिमाद्री श्रेणी, जो हिमालय का जो दूसरा सबसे जो हम दूसरा भाग कहते हैं वो है हिमाद्री श्रेणी। हिमालय के ये उत्तर की श्रृंखला है, उत्तर लगभग बीच का हिस्सा होगा। हम पश्चिम को अलग कर दें, पूरब को अलग कर दें, और जो बीच का हिस्सा यानी नेपाल के आसपास का एरिया, भारत में जो उत्तराखंड या उत्तरांचल जिसे हम बोलते हैं, उत्तरांचल आपका नेपाल सिक्किम का ये जो इलाका है ये उत्तर का इलाका कहलाता है। ये हिमालय की उत्तरी पर्वत श्रृंखला है, इसे हम वृहद हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। और इस श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसको हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये माउंट एवरेस्ट है, ये जो चोटी है ये माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर की है, नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर ये पड़ती है, और इसका कोई भी हिस्सा भारत की सीमा के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ ये बात आपको जान लेनी चाहिए। इसी के पड़ोस में दाहिनी तरफ पूरब की तरफ अगर आप बढ़ जाएं तो आपको एक और पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी जिसको मैंने रेड कलर से यहाँ पर डिनोट किया हुआ है। ये देखिए, ये जो पर्वत श्रृंखला है या जो पर्वत चोटी है इसका नाम है कंचनजंगा। ये सिक्किम राज्य में पड़ती है, उत्तर पश्चिम सिक्किम में कंचनजंगा की चोटी है, 8,598 मीटर इसकी हाइट है, भारत की सबसे ऊंची चोटी ये कहलाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर ये सवाल पूछा गया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इस सवाल का जवाब होगा कंचनजंगा, जो 8,598 मीटर की हाइट पे पड़ती है। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, क्योंकि K2 भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमा पर है, और ये जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ पर पड़ती है, इसलिए इसको हम भारत की सबसे ऊंची चोटी के अंतर्गत नहीं मानते हैं। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नंगा पर्वत भी इस श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि नंगा पर्वत भी भारत और पाकिस्तान की सीमा पर, गिलगित पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, पाक अधिकृत कश्मीर है, वहाँ पर पड़ता है। ठीक, तो ये चीज़ आपके सामने स्पष्ट हो गई होगी। एक हम और श्रृंखला, एक और पर्वत चोटी की बात यहाँ पर करना चाहते हैं, जो ये आपका उत्तरांचल में पड़ती है। उत्तरांचल की ये चोटी, इसका नाम है नंदा देवी, उत्तरांचल राज्य में पड़ती है, 7,817 मीटर इसकी हाइट है। अगर हम देखें तो ये उत्तरांचल की सबसे ऊंची चोटी है और इसको हम नंदा देवी के नाम से जानते हैं। तो हिमाद्री श्रेणी में जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है उसका नाम माउंट एवरेस्ट है, वो 8,848 मीटर की हाइट पर है और हिमाद्री श्रेणी में है। K2 ट्रांस हिमालय में पड़ता है, यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे लगता है कि आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और हम अपनी जो तीसरी श्रेणी है जिसका नाम है हिमाचल श्रेणी, उसकी चर्चा कर लेते हैं कि हिमाचल श्रेणी क्या है। तो सबसे उत्तर में, उत्तर पश्चिम में मैंने आपको बताया काराकोरम, लद्दाख और कैलाश रेंज पड़ती है। उसके बाद उत्तर का जो क्षेत्र है जिसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, उसके बाद हिमाद्री श्रेणी थी जहाँ पर आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिली। और इस हिमाद्री श्रेणी के दक्षिण में जो स्थित श्रृंखला है उसको हम हिमाचल श्रेणी के नाम से जानते हैं, इसे हम मध्य हिमालय भी कहते हैं। इस श्रृंखला की खासियत यह है कि इस श्रृंखला में आपको बहुत सारे पर्यटक स्थल मिलेंगे, जैसे श्रीनगर है, शिमला है, कुल्लू है, डलहौजी है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए घूमने फिरने की दृष्टि से ये इलाका बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ काफ़ी लोग आते हैं। यहाँ एक बात आपको और बहुत इम्पॉर्टेंट मैं बता देना चाहता हूँ, जो मैंने बोल्ड में और बड़ा करके लिखा हुआ है कि हिमाद्री और हिमाचल श्रेणी। हिमाद्री का मतलब जहाँ माउंट एवरेस्ट है, और हिमाचल यानी जो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित जो श्रेणी है, वहाँ पर हिमाद्री और हिमाचल श्रेणी के बीच में एक घाटी है जिसका नाम है कश्मीर की घाटी। हम सभी लोग जानते हैं कश्मीर की घाटी के बारे में, है ना। तो कश्मीर की घाटी हिमाद्री और हिमाचल श्रेणी के बीच में पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चौथी श्रेणी का नाम है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी हिमालय का सबसे दक्षिण श्रृंखला है, इसे हम उप हिमालय के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो पर्वत है उनकी ऊंचाई अपेक्षाकृत कम है, और इसकी सबसे अच्छी खासियत या सबसे बड़ी खासियत जो है वो ये है कि इस श्रृंखला में, शिवालिक श्रेणी में, आपको घने वन मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे हमने देखा है कि वन संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं,
वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए हैं, उनके बारे में आगे की क्लासेस में जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके जानने के लिए और बहुत ज़रूरी है कि करोड़ों साल पहले जिस जगह पर हिमालय है, इस जगह पर एक टेथिस सागर हुआ करता था। टेथिस सागर भूगर्भिक हलचलों की वजह से ये जो जगह है, जो टेथिस सागर था, ये ऊपर उठना शुरू हो गया और जो उत्तर का हिस्सा है इस श्रृंखला के, उसे हम अंगारा लैंड, और जो दक्षिण का हिस्सा है उसे हम गोंडवाना लैंड के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये सवाल भी आ जाता है कि भारत का जो भाग है वो कहाँ पड़ता है, तो वो गोंडवाना लैंड में पड़ता है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। चलिए हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो डिवीज़न है वो है उत्तर का मैदानी भाग। ये देखिए, मैंने यहाँ पर उत्तर का मैदानी भाग बहुत बड़ा करके आपके लिए यहाँ पर बनाया है। आपने अपने ध्यान को यहाँ पर केंद्रित करिए और यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको हम मेजरली 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लें। एक पोर्शन देखिए, ये वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पोर्शन है, ठीक है। दूसरा पोर्शन इससे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा। और एक जो छोटा सा हिस्सा है वो लगभग आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा उत्तर का पर्वतीय मैदान कहलाता है। तो इस उत्तर के पर्वतीय मैदान के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी जो यहाँ पर उपलब्ध मैंने आपके लिए कराई है उसको एक बार समझ लेते हैं कि क्या है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि हम जानते हैं सिंधु नदी निकलती है, गंगा नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, तमाम और बहुत सारी नदियाँ जैसे गंडक है, घाघरा है, यमुना नदी है, ये बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। तो ये जब नदियाँ पर्वतीय क्षेत्रों से निकल करके मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो अपने साथ बहुत सारी निक्षेप लेकर के आती हैं और उन निक्षेपों को इन मैदानी इलाकों में छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से ये जो मैदानी इलाके हैं ये काफ़ी उपजाऊ हो जाते हैं। अब हमने इनको 3 भागों में इसलिए विभाजित किया है क्योंकि ये जो उत्तर का मैदानी क्षेत्र है, जिसको हम उत्तर का मैदानी क्षेत्र कह रहे हैं, ये 3 तरीके के नदी तंत्रों से मिलकर के बना है। जो हमारा पश्चिम की तरफ है, यानी पाकिस्तान की तरफ जो इलाका है, जिसको हम पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र कहते हैं, ये सिंधु नदी तंत्र द्वारा निर्मित किया गया है। जबकि बीच का जो मध्य में आपको उत्तर का मैदानी भाग दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा मिलेगा, ये जो पूरा इलाका है ये आपका गंगा नदी तंत्र द्वारा निर्मित किया गया है। और इधर जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर आप बढ़ जाएं, उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ जाएं, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा ये पूरा जो असम का क्षेत्र पड़ता है, ये जो पूरा मैदानी इलाका है, इसका निर्माण किया गया है। इसकी लंबाई अगर हम बात करें तो लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ बहने वाली प्रमुख नदियों में हम जानते हैं सिंधु की कुछ सहायक नदियाँ हैं। सिंधु की सहायक नदियों में हम जानते हैं झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, ये नदियां हैं। गंगा है, अगर उत्तर की बात करें, उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो यहाँ पर गंगा है, यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये नदियां बहती हैं। और अगर उत्तर पूर्व क्षेत्र की बात करें तो चाइना से निकलने वाली, मानसरोवर से निकलने वाली, तिब्बत के मानसरोवर से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश से भारत के अंदर प्रवेश करती है तो एक मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है जो असम का क्षेत्र कहलाता है। तो ये असम का क्षेत्र है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी एक मैदानी भाग का निर्माण करती है। तो ये कुल मिलाकर के मैदानी क्षेत्र हैं। यहाँ पर कुछ 2-3 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेना चाहता हूँ कि ये जो उत्तर का मैदानी क्षेत्र है ये हमारा हिमालय के दक्षिण में है, लेकिन जो हमारा तीसरा भौतिक विभाजन है जिसे हम दक्षिण का पठार कहते हैं, दक्षिण के पठार के उत्तर में ये इलाका पड़ेगा। दक्षिण के पठार के उत्तर में और उत्तर के हिमालय यानी उत्तर के पर्वतीय भाग के दक्षिण का जो इलाका है, ये बीच का जो इलाका है, ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा उत्तर का मैदान। तो उत्तर के मैदान में कुछ नदियां इस दक्षिण के पठार से भी इस तरफ को बहती हैं, उत्तर के मैदान की तरफ बहती हैं। तो अगर हम इसके ढाल की चर्चा करना चाहें तो मैं आपको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक तथ्य बता रहा हूँ कि इसका ढाल, उत्तर के मैदानी भाग का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताता हूँ, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो शिवालिक श्रृंखला है, शिवालिक श्रृंखला के दक्षिण में
बिल्कुल लगा हुआ हिस्सा, लगभग 8 से 16 किलोमीटर का ऐसा एरिया जहाँ पर जो ये नदियाँ हैं ये अपने निक्षेप को छोड़ती हैं, जो अपने साथ बहा करके लाती हैं उन्हें छोड़ती हैं, उस इलाके को जो 8 से 16 किलोमीटर की एक पतली सी बेल्ट है उसे हम भावर कहते हैं। और भावर के सहारे एक नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है जिसे हम तराई कहते हैं, है ना। तो कभी कभी एग्जाम में तराई के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि तराई का क्षेत्र 8 से 16 किलोमीटर, शिवालिक से 8 से 16 किलोमीटर की जो रेंज है उसमें तराई का क्षेत्र पड़ता है। और आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो ये उत्तर का मैदानी भाग, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तर का मैदानी भाग क्या है। चलिए हम इसके आगे एक चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या और आगे हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ मैंने आपके लिए जो ऊपर बात कर रहा था कि नदी तंत्र हैं, 3 नदी तंत्र हैं, गंगा नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, उसकी एक सूची यहाँ पर आपके लिए बना दी है कि गंगा नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। तो गंगा नदी तंत्र में गंगा नदी है जो गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है, यमुना नदी आती है जो बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री से निकलती है उत्तराखंड में। इसी तरीके से गंडक नेपाल से निकलती है, घाघरा भी नेपाल में मापस्तुंग हिमानी से बाहर आती है, और कोसी भी जो है वो नेपाल में गोसाईनाथ चोटी है वहाँ से बाहर निकलती है। तो ये गंगा का पूरा एक नदी तंत्र है। इसी तरीके से सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो भारत के उत्तर पश्चिम में ये पूरा नदी तंत्र आपको मिलेगा, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, व्यास नदियाँ मिलेंगी। इनके उद्गम स्थल मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप आराम से इनको देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र में लोहित, दिबांग और तिस्ता नदी आती है, और यहाँ पर भी इन नदियों के उद्गम स्थल मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हुए हैं। यहाँ जो एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है वो ये जानने वाला है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ, जब ये दोनों नदियाँ मिल करके एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा का मतलब हो गया कि जब ये नदियाँ समुद्र में मिलती हैं तो समुद्र में मिलने से पहले इनकी जो स्पीड है वो कंपैरेटिवली स्लो हो जाती है, जो बहने की जो गति है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। काफ़ी विस्तृत एरिया में ये अपना क्षेत्रफल फैला लेती हैं, और इस वजह से वहाँ पर बहुत सारे निक्षेपों या बहुत सारे टीले नुमा संरचनाएँ बन जाती हैं, उनको ही हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। और ये जो डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, उसको हम सुंदरवन के नाम से जानते हैं, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया होगा। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, दक्षिण के पठार की चर्चा करें। तो दक्षिण के पठार के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये यहाँ पर चित्र आपके सम्मुख है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और सबसे पहली बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये कि इसके आकार को आप देखिए। अगर इसका आकार मैं आपको दिखाना चाहूँ तो उत्तर में, यानी जो दक्षिण का पठार है, दक्षिण के पठार के उत्तर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अरावली रेंजेस शुरू हो रही हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी। ये अरावली रेंजेस से अगर हम इस तरीके से लाइन खींचें, यानी मालवा का पठार होते हुए छोटा नागपुर पठार की तरफ हम बढ़ जाएं, है ना, तो ये इसकी उत्तरी, यानी ये उत्तरी सीमा हो गई, ठीक है, दक्षिण के पठार की। अब इसकी अगर हम पूर्वी सीमा की बात करें तो हमको यहाँ पर ईस्टर्न घाट दिखाई दे रहा है। ये ईस्टर्न घाट हमारा यहाँ पर आ जाता है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक। अब इसके अगर हम पश्चिमी सीमा की बात करें तो पश्चिमी सीमा हमारी पश्चिमी घाट की तरफ से होती हुई आती है। ये आपको यहाँ पर पश्चिमी घाट में आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये यहाँ पर आकर के मिल जाती है। अगर आप इस संरचना को देखें तो ये संरचना आपको कैसी दिखाई दे रही है? ये संरचना आपको त्रिभुज के आकार की दिखाई दे रही है ना। तो दक्षिण का जो पठार है वो दक्षिण का पठार उत्तर के जो विशाल मैदानी इलाका है उसके दक्षिण में है, और इसका आकार त्रिभुजाकार है। और अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस पूरे भाग को हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। जो हमारा इसका पहला भाग है वो हमारा है मालवा का पठार। ये देखिए मालवा का पठार, जहाँ पर मैंने 1 नंबर लिख दिया है, ये मालवा का पठार है। यहाँ पर चंबल और बेतवा नदी, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जाकर के यमुना में मिल जाती हैं, इसी मालवा के पठार विंध्याचल रेंजेस से ये नदियाँ निकलती हैं, चंबल और बेतवा नदी, और जाकर के यमुना में मिल जाती हैं। अगर हम दूसरी इसके डिवीज़न की बात करें तो दूसरा डिवीज़न इसका होता है छोटा नागपुर का पठार, जो कि हम देख रहे हैं कि झारखंड का इलाका है, और इस इलाके में लोहा और कोयले के खनिज बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे भारत का रूर भी कहते हैं। ये सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत का रूर किसे कहते हैं।
तो छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहते हैं। और तीसरे अगर हम पोर्शन की बात करना चाहें तो तीसरा पोर्शन है ये, जहां पर यहां मैंने अभी क्लिक किया है, तो ये तीसरा पोर्शन है, इसे हम कहते हैं दक्कन का पठार। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, इस पूरे इलाके को जो त्रिभुजाकार रचना मैंने बनाई है इसे कहते हैं दक्षिण का पठार, लेकिन जो थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया है इसे कहते हैं दक्कन का पठार, यानी ये दक्षिण के पठार का एक भाग है। यहाँ पर आपको दक्कन के पठार और दक्षिण के पठार को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। दक्कन का पठार यानी जो तीसरा भाग है ये ज्वालामुखी की बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। यहाँ पर आपको महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी प्रमुख नदियाँ मिलेंगी। इसी इलाके में आप अगर इसके उत्तर में चले जाएं, दक्कन के पठार के अगर उत्तर में चले जाएं तो दो नदियाँ आपको और मिलेंगी, जिन नदियों का नाम है तापी नदी, और यहाँ पर देखिए जहाँ मैं बता रहा हूँ ये तापी नदी है, और ये देखिए यहाँ पर ये नर्मदा नदी है। तो ये दोनों नदियाँ भी दक्कन के पठार का ही हिस्सा हैं। लेकिन इन दो नदियों की चर्चा मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि भारत में यही दो मात्र ऐसी नदियाँ हैं जो अपना मुहाना अरब सागर में खोलती हैं, यानी ये निकलती तो दक्कन के पठार से हैं लेकिन ये बहती पश्चिम की ओर है, यानी अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। जबकि भारत की और सारी नदियाँ जितनी भी हैं, चाहे हम गंगा की बात करें, ब्रह्मपुत्र की बात करें, हम गोदावरी की बात करें, कृष्णा की बात करें, कावेरी की बात करें, जितनी भी नदियां हैं वो सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यही मात्र दो नदियां यानी नर्मदा और तापी ऐसी नदी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा। दो बातें और बहुत महत्वपूर्ण हैं जो मैं आपको पश्चिमी घाट के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ, और पूर्वी घाट के बारे में तो उसको भी एक बार ज़रा हम लोग देख लें, समझ लें कि वो क्या है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, भारत यानी अरब सागर के तटीय इलाके में आपको कुछ लाल सी खींची हुई रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये वाली है ना। ये जो रेंजेस हैं इन रेंजेस को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारा पश्चिमी घाट है, ठीक है। और इस पश्चिमी घाट पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर पाई जाने वाली सबसे ऊंची चोटी। देखिए ये इस जगह पे जहाँ पर मैंने अभी खींचा 4 नंबर पॉइंट जहाँ पर आया है, इस चोटी का नाम है अनमुड़ी चोटी, अनामलाई। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर और ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसी तरीके से पूर्वी घाट पर अगर आप पूर्वी घाट की तरफ अपना नज़र डालें तो हमारा पूर्वी भाग घाट कहाँ पे है, ये हमारा देखिए पूर्वी घाट आपको दिखाई दे रहा है, ये पूर्वी घाट है हमारा। इस पूर्वी घाट पर भी एक चोटी पाई जाती है जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के, देखिए 5 नंबर पॉइंट से आपको दिखाई दे रहा है, ये महेंद्रगिरी के नाम से चोटी है। 1501 मीटर की हाइट इसकी है। तो महेंद्रगिरी चोटी जो है वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। एक दो तथ्य यहाँ पर और लिखे हुए हैं, उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं कि पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया। इसका विस्तार थोड़ा सा समान है, एक समान विस्तार आप देख रहे हैं ना, ज़्यादा कटाफटा नहीं है। लेकिन अगर पूर्वी घाट को आप देखेंगे तो पूर्वी घाट आपको थोड़ा सा कटाफटा नज़र आ रहा है, तो ये थोड़ा सा कटा छटा है, एक ये तथ्य महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दक्कन के पठार को, ये जो दक्कन का पठार है जिसको हम दक्कन का पठार कह रहे हैं, इसको हम विदर्भ के नाम से भी जानते हैं। तो ये तथ्य भी आप लोगों को जान लेना चाहिए, जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए, उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। जो मेहनत हमने इसमें की है आपको समझाने के लिए वो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा लें और उसे ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब कभी भी हम नया वीडियो डालें तो वो वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा चौथा पॉइंट है उसकी हम चर्चा कर लें, वो है हमारा थार का मरुस्थल। तो भारत का जो उत्तर पश्चिम का जो दक्षिण का इलाका है, अरावली रेंजेस से पाकिस्तान बॉर्डर के बीच में जो इलाका आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो इलाका देखिए मैं आपको एक बार यहाँ पर पेन से दिखाना चाहूँगा। ये वाला जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा इलाका जो है आपका, इसमें कुछ गुजरात का भी हिस्सा आ जाता है। ये जो पूरा इलाका है ये थार का मरुस्थल कहलाता है। ये पाकिस्तान की सीमा तक फैला हुआ है, शुष्क है, गर्म है, रेतीला इलाका है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं पाया जाता, जो वेजिटेशन है उसमें भी आपको कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ का एक बहुत बड़ा आकर्षण सांभर झील है। सांभर झील खारे पानी की झील है जहाँ पर नमक बनता है, तो ये हमको यहाँ पर जान लेना चाहिए। और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ खास जानने के लिए नहीं है।
आगे जब हम इंडियन डेजर्ट के बारे में आगे जब पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अच्छा, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये आपको भी जान लेना चाहिए, वो ये है कि यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है लूनी। लूनी नदी भारत के रेगिस्तान में बहने वाली या थार के मरुस्थल में बहने वाली एकमात्र नदी है। और ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि लूनी नदी कहाँ पर बहती है या भारत के रेगिस्तान में बहने वाली सबसे प्रमुख नदी कौन सी है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे अब हम 5वें पार्ट की बात करेंगे, तटीय मैदानों की चर्चा कर लेते हैं। जब मैं तटीय मैदान की बात कर रहा हूँ तो आपको मैं पहले इसकी लोकेशन दिखा दूँ क्या है। देखिए, पश्चिमी घाट पर जहाँ पर आपको ये लाल रंग की पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है, जिसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं, इससे और तटरेखा के बीच में ये तटरेखा है हमारी, है ना। ये तटरेखा दिखाई दे रही है आपको, इस तटरेखा और ये उसके दाहिनी तरफ आपको एक पश्चिमी घाट दिखाई दे रहा है। बीच में आपको जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये हमारा पश्चिम तटीय मैदान कहलाता है। ठीक इसी तरीके से ईस्टर्न घाट की तरफ अगर आप बढ़ें तो ये ईस्टर्न घाट है, और ईस्टर्न घाट से अगर हम यहाँ पर इस तटरेखा की तरफ ऊपर बढ़ते चलें तो देखिए ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा तटीय मैदान है। ये पूरब का तटीय मैदान है, ये पश्चिम का तटीय मैदान है। तो अगर इन दोनों का अगर आप कंपैरिजन करें तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी कि पश्चिम तटीय मैदान थोड़ा सा संकरा है और पूर्व तटीय मैदान थोड़ा सा चौड़ा है। तो जो पश्चिम तटीय मैदान है यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा खेती नहीं होती, यहाँ पर रबड़, नारियल और मसाले की खेती की जाती है। आप जानते हैं कि केरल, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये केरल का हिस्सा है। तो केरल जो है वो हमारा, आप जानते हैं, मसालों के लिए हमेशा से बहुत फेमस रहा है। काजू की खेती इस इलाके में बहुत अच्छी होती है, आप सभी जानते हैं, है ना। तो ये इलाका रबड़ की खेती के लिए, नारियल की खेती के लिए, मसाले की खेती के लिए, ड्राई फ्रूट्स की खेती के लिए काफ़ी फेमस है। अगर हम पूर्व तटीय मैदान की बात करें, चूँकि ये चौड़े हैं, वर्षा यहाँ काफ़ी मात्रा में होती है, तो इस इलाके में धान की खेती बहुत की जाती है। धान की खेती के लिए ये पूरा इलाका जो है वो बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर आप लोगों के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी जिक्र मैं आपके साथ यहाँ पर कर लेना चाहता हूँ, जो मैंने यहाँ पर इस स्लाइड में आपके लिए नोट भी किया है। यहाँ आपको चर्चा करनी है, पश्चिम तट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो पहला है वो है कोंकण तट। पश्चिम तट की बात हो रही है तो हमें पश्चिम तट यानी इस वाले तट की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना है। ठीक है, पश्चिम तट पर आप देखिए, गुजरात से गोवा, गोवा कहाँ होगा? गोवा महाराष्ट्र के लगभग इस इलाके में, ये पूरा महाराष्ट्र का इलाका है। महाराष्ट्र के इस इलाके में यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है, ये यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, तो ये गोवा होगा। गोवा से कर्नाटक यानी बेंगलुरु तक का इस एक हिस्सा आपको यहाँ पर कर्नाटक राज्य दिखाई देगा, यहाँ लगभग आसपास कहीं पर होगा। तो अगर हम यहाँ से लेकर के, गुजरात के तट से लेकर के अगर हम गोवा तक की बात करें, सपोज करते हैं यहाँ पर गोवा है, तो ये जो इलाका है ये आपका कोंकण तट कहलाता है। यहाँ से लेकर के जो कर्नाटक में मंगलुरु पड़ता है, ये स्थान तक आपको केनरा तट दिखाई देगा। और यहाँ से लेकर के ये जो कन्याकुमारी तक का इलाका है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा है ये हमारा कहलाता है मालाबार तट। कर्नाटक में मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का जो हिस्सा है ये मालाबार तट कहलाता है। तो पश्चिमी तट को हमने 3 भागों में बांटा, कोंकण तट, केनरा तट और मालाबार तट। तो ये आपके लिए यहाँ जानना महत्वपूर्ण था, यहाँ मैंने आपको इसके स्पष्ट कर दिया है। अब हम दूसरी तरफ आ जाएं, पूर्वी घाट की तरफ आ जाएं। तो अगर हम पूर्वी घाट की तरफ बढ़ें तो आप फिर यहाँ पर ये कन्याकुमारी है, ये मैंने आपको बताया था। कन्याकुमारी से हम ऊपर बढ़ें, ऊपर बढ़ते जाएं और ऐसे बढ़ते 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 यहाँ तक आ जाएं, इस मोड़ तक आ जाएं। ये मोड़ देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी बह रही है। कृष्णा नदी बहती हुई यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है, यहाँ पर अपना ये इस तरीके से यहाँ पर गिर जाती है। तो यहाँ तक का जो इलाका है पूरा, ये कोरोमंडल तट कहलाता है। भारत का पूर्वी तट है, इसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक। अब आपको दूसरी नदी दिखाई दे रही होगी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी देखिए यहाँ बह रही है और गोदावरी नदी यहाँ पर अपना पानी निक्षेप करती है, यहाँ पर एक डेल्टा बनाती है और यहाँ पर अपना पानी निक्षेप करती है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को हम कहते हैं गोलकुंडा तट। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का जो तट है ये गोलकुंडा तट कहलाता है।
अब यहाँ से लेकर के यहाँ उत्तर तक अगर हम देखें, ये जो पूरा हिस्सा है ये हमारा तीसरा पार्ट है इसका, और ये हमारा कहलाता है उत्तरी सरकार तट। इसको हम उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया है, पूर्वी तट को 3 भागों में बांटा गया है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली ये सवाल आपके आए हैं, जो मैंने यहाँ पर आपके साथ चर्चा करके आपको स्पष्ट कर दिया है कि कौन क्या है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर दें। चलिए आगे अब हम जरा चर्चा कर लें, देखें द्वीप समूह के बारे में बात कर लें। तो हमारा जो द्वीप समूह है वो 2 हैं, भारत में 2 द्वीप समूह हैं। एक द्वीप समूह मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ये है, देखिए ये है हमारा लक्षद्वीप, यानी मालाबार तट से अरब सागर की तरफ जो द्वीप समूह पाया जाता है इसे हम लक्षद्वीप कहते हैं। इधर अब आप पूरब में आ जाइए, पूरब में देखिए बंगाल की खाड़ी में ये यहाँ से लेकर के ये जो पूरा इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा इलाका ये हमारा क्या है, ये हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड कहलाता है। तो 2 हमारे आइलैंड हैं, एक है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कम है, अंडमान में द्वीपों की संख्या ज़्यादा है। लक्षद्वीप में जो द्वीप है उनकी संख्या 36 है, अंडमान में जो है उनकी संख्या 572 है। महत्वपूर्ण तथ्य जो जानने वाला है कि लक्षद्वीप के जो द्वीप हैं ये मूंगे से बने हुए हैं। ये एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा गया है, इसका आपको ध्यान रखना है कि ये मूंगे से बने हुए द्वीप हैं। अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर द्वीप थोड़ा सा चौड़े हैं, बड़े हैं, संख्या में ज़्यादा हैं, 572 हैं। सभी पर बस्तियाँ नहीं हैं, कुछ निर्जन भी हैं। इनमें से चूंकि अध्ययन हमको इनका करना है तो किया क्या है कि इसको हमने 2, 3, 4 भागों में विभाजित कर लिया है। 4 भागों में इसको विभाजित किया है। एक उत्तर अंडमान है, तो अगर उत्तर अंडमान की चर्चा करें तो यहाँ पर सैडल पीक पाई जाती है जो 732 मीटर की हाइट पर है। उसके बाद मध्य अंडमान का हिस्सा है, फिर दक्षिण अंडमान का हिस्सा है। दक्षिण अंडमान में ही अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर स्थित है, और दक्षिण अंडमान के दक्षिण में लिटिल अंडमान पड़ता है, और दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक छोटा सा पैसेज पाया जाता है, एक छोटा सा गलियारा है, उसको हम डंकन पैसेज के नाम से जानते हैं। तो ये डंकन पैसेज आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। अंडमान और निकोबार ये 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान और निकोबार एक दूसरे से जिस चैनल के माध्यम से अलग होते हैं उसे हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं। इसके बारे में हम आगे जब आपके साथ में वीडियो शेयर करेंगे तो हम इसके बारे में और बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। हम धीरे धीरे करके वीडियोज़ बना रहे हैं, डालते जाएंगे और आपको देते जाएंगे। निकोबार द्वीप पर ही भारत का दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है या दक्षिणतम हिस्सा कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। इसको हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है ये निकोबार द्वीप पर है, यहाँ पर निकोबार द्वीप पर पड़ता है। तो ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे द्वीप समूह हो गए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम यहाँ से हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ चल रहे हैं जो हमारे हर वीडियो का एक आकर्षण रहता है, और इसके बारे में मुझे आप लोगों से बहुत अच्छे फीडबैक मिले हैं, तो उसकी हम अब चर्चा कर लेते हैं। वो है हमारे अभ्यासार्थ प्रश्न। वो उन अभ्यासार्थ प्रश्नों के लिए हम चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी जल्दी हम इनको करेंगे, जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अन्यथा की दृष्टि में आप लोग जानते ही हैं कि आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर आते ही होंगे अगर आपने इस पूरे वीडियो को सही तरीके से देखा है तो। पहला सवाल है, नैनीताल पर्यटक स्थल हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? तो हिमालय की 4 श्रेणियाँ हैं, हम जानते हैं कौन कौन सी। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद हिमाद्री, हिमाद्री के बाद हिमाचल, हिमाचल के बाद शिवालिक। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है हिमाचल श्रेणी, तीसरा है शिवालिक और चौथी है हिमाद्री। तो हमने पढ़ा है कि नैनीताल किस श्रेणी में है? हिमाचल श्रेणी में पड़ता है। तो उत्तर इसका क्या सही हो जाएगा? उत्तर नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, उत्तर के मैदानी भाग का ढाल किस ओर है? मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट करके वहाँ पर नोट कराया था कि जो उत्तर का मैदानी भाग है वो कहाँ से कहाँ है? पश्चिम से पूरब की ओर है। जितनी भी नदियाँ हैं वो हमने देखा, चाहे गंगा नदी हो चाहे ब्रह्मपुत्र नदी हो, ये क्या करती? पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं सारी की सारी नदियाँ, क्योंकि ढाल जो है उत्तर के मैदानी भाग का पश्चिम से पूरब की ओर है। तो उत्तर क्या सही हो जाएगा? उत्तर नंबर 1 सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 3 की चर्चा करें, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किन नदियों द्वारा किया जाता है। मैंने आपको अलग से एक बॉक्स के अंदर इसको रिप्रेजेंट करके बताया था, है ना। तो गंगा और यमुना पहला ऑप्शन है, दूसरा गंगा और ब्रह्मपुत्र, तीसरा सिर्फ गंगा और चौथा सिर्फ ब्रह्मपुत्र। तो आपको ध्यान आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियों से इस डेल्टा का निर्माण होता है, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। प्रश्न नंबर 4 की बात कर लें, हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है। फिर आपको ध्यान आएगा, ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ये 4 श्रेणियां मैंने बताई थी इसी सीरीज में। तो उत्तर क्या होना चाहिए, शिवालिक। सबसे दक्षिण श्रृंखला कौन सी है, शिवालिक की है, तो उत्तर नंबर 3 ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की चर्चा करें, दक्षिण के पठार का आकार कैसा है। मैंने आपको बाकायदा आकार बना करके दिखाया था, आपको याद होगा कि उत्तरी सीमा, पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमा खींच के दिखाई थी। तो वो कैसा था आकार, वो था त्रिभुजाकार, बिल्कुल ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। चंबल और बेतवा किस नदी की सहायक नदियां हैं। प्रश्न नंबर 6 है, उत्तर है गंगा, नंबर 2 ब्रह्मपुत्र, तीसरा यमुना, चौथा सिंधु। आपको ध्यान आ गया होगा, मैंने आपको बताया था कि चंबल और बेतवा कहाँ से निकलती हैं, विंध्याचल श्रेणी से निकलती हैं, जाकर के किस में मिल जाती हैं, यमुना नदी में मिल जाती हैं। तो यमुना की सहायक नदियां हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 3 प्रश्न नंबर 6 का। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 7, डंकन पास कहाँ है। जब हम द्वीप समूह की चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अध्ययन के लिए हमने छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया था, याद आ रहा है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। तो आपको मैंने बताया था कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक छोटा सा पैसेज, एक छोटा सा गलियारा है जिसको हम डंकन पास के नाम से जानते हैं। तो उत्तर नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 पढ़ लें, मूंगे से किन द्वीपों का निर्माण हुआ है। तो याद आ रहा होगा आपको, है ना, मैंने आपको बताया था लक्षद्वीप। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 1 लक्षद्वीप इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की चर्चा कर लें, थार मरुस्थल में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं अगर ना याद आ रहा हो। चंबल तो हमने देखा था विंध्याचल से निकलती है। सरस्वती नदी पूरे डिस्क्रिप्शन में कहीं पर भी नहीं आई। तीसरा लूनी और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब हमारे पास बच रही है नंबर 3 यानी लूनी। तो हमने आपको बताया भी था कि लूनी जो है वो थार मरुस्थल में बहने वाली प्रमुख नदी है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की चर्चा कर लें, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, इसको आपको बहुत ध्यान रखना है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ये मैंने आपको बताया था। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन पहले देख लें, सैडल पीक, नंबर 2 महेंद्रगिरी, नंबर 3 अन्नमुड़ी और चौथी गोसाईनाथ चोटी। तो सबकी चर्चा कर लें। सैडल पीक कहाँ पाई जाती है, मैंने आपको बताया था सैडल पीक जो है वो उत्तरी अंडमान में है ना। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि अन्नमुड़ी ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और गोसाईनाथ चोटी से कोसी नदी निकलती है, नेपाल में है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। प्रश्न नंबर 11 की बात करें, कन्याकुमारी से मंगलुरु तक पश्चिमी तट को किस नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बाकायदा विभाजन करके दिखाया था। कन्याकुमारी से मंगलुरु तक का जो तट है, जो दक्षिण में पड़ रहा है, उसका क्या नाम बताया था। देखिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार तट या केंद्रा तट। आपको याद आ गया होगा, पश्चिमी तट पर कन्याकुमारी से मंगलुरु तक का जो तट है वो क्या कहलाता है, मालाबार तट कहलाता है ना। मालाबार के ऊपर कौन सा तट था, केनरा तट था, मंगलुरु से गोवा तक, और गोवा से लेकर के गुजरात तक का जो तट है वो कोंकण तट कहलाता है। जबकि कोरोमंडल तट कहाँ पे पड़ता है, कोरोमंडल तट हमारा पूर्वी घाट में पड़ता है, पूर्वी तट पर पड़ता है। कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा डेल्टा तक का जो हिस्सा है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देख लें, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है, इसका क्या नाम है। तो अभी हमने कोरोमंडल तट पढ़ा, कोरोमंडल के ऊपर कृष्णा नदी का डेल्टा और गोदावरी नदी का डेल्टा, इन दोनों के बीच में जो डेल्टा है उसको हम किस नाम से जानते हैं। पहले ऑप्शन देख लें, कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट, उत्तरी सरकार तट या मालाबार तट। तो कोरोमंडल तट मैंने आपको बता ही दिया नहीं होगा, मालाबार तट भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं, गोलकुंडा तट और उत्तरी सरकार तट। तो हमने पढ़ा था गोलकुंडा तट कहलाता है, कृष्णा डेल्टा और गोदावरी डेल्टा के बीच का जो हिस्सा है वो गोलकुंडा तट कहलाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने आपके लिए उत्तरमाला भी प्रस्तुत कर दी है। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो इस उत्तरमाला से आप अपने आंसर को कंफर्म कर सकते हैं। वीडियो में हमने बड़ी मेहनत की है, आपके लिए समझाने का बहुत प्रयास किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा लें। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।